डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 टॉप क्वेश्चंस को, 50 वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साइंस का ये जो है ऑल चैप्टर का, नहीं पूरे साइंस से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपका पूछ चुका है आप पूछ सकता है, ठीक है ना। ये हम लोग का साइंस का टेस्ट नंबर 8 आज है, क्लास 10th बिहार बोर्ड ए टू जेड टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं। तो अगर आपने सातों वीडियो को नहीं देखा है, या आपका 8वां वीडियो साइंस का, अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए 7 वीडियो को। बहुत ही वहाँ आपका चैप्टर वाइज वीडियो लोड किया गया है। या आपका जो 8वां टेस्ट है आपका साइंस का, ये आपको इसमें ऑल चैप्टर से लिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आपको बता दें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सेकंड प्रश्न की अगर बात करें तो देख सकते हैं सेकंड प्रश्न हमारा क्या है कि 2D क्षमता, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, मतलब फोकस दूरी क्या होगा। तो बता दें, आपको जानते हैं कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f होता है ना। लेकिन जब आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर निकालना रहेगा ना, तो कर दीजिएगा 100/f कर दीजिएगा, 100/f। अब देखिए P का मान कितना है, तो P का मान है 100 है, सॉरी P का मान कितना है आपका, P का मान आपका 2 है ना, तो 2 अब बराबर 100, तो 100 हो गया। अब बटा में f कितना है, तो f आपका निकालना है। ये 50 दूनी 100 कट गया ना, कट गया तो f का मान 50, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f का मान 50, मतलब f का बराबर आपका कितना आ गया, 50 आ गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है। तो बताइए प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, I = V/R। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं I और क्या होगा, V/R होगा ना। आपका गणितीय रूप ओम के नियम का ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन बहुत सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर 8वां प्रश्न की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारा 8वां प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो बता दें आपको 8 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखिए कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं। तो सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है, तो बता दें 9 का करेक्ट आंसर आपका हीरा, कौन है, हीरा। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन किसका प्रूफ है, याद रखिएगा फ्लोरीन किसका प्रूफ है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए कि फ्लोरीन किसका प्रूफ है, तो आपका करेक्ट आंसर है कार्बन का, याद रखिए कार्बन का प्रूफ होता है हीरा, जो है आपका किसका प्रूफ है, कार्बन का ही प्रूफ है ना। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन इसमें है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व इसमें कौन है, तो बता दें आपको हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी सही जवाब है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूरा नाम, ई से इलेक्ट्रियो, सी से कार्डियो और जी से ग्राम, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहता है, तो बता दें आपको डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, शुद्ध जल में, है ना, क्या होगा, शुद्ध जल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा।
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर शुद्ध जल में रहता है। परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या देख सकते हैं कि मुकुलन द्वारा अगला प्रश्न हमारा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो 15 का बता दें आपका सही जवाब क्या है? तो प्रश्न नंबर 15 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ठीक है ना। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुषों में जो है लिंग गुणसूत्र की अगर बात कर लें तो पुरुषों में एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई। या महिला में क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है। महिला में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और प्रश्न वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सही आहार श्रृंखला क्या है? सही आहार श्रृंखला का मतलब हुआ कि इसमें जो है कौन किससे आगे बढ़ेगा? चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को घास खाएगा, ऐसा हो सकता है। मछली को सांप खाएगा, घास खाएगा, घास को खाएगा, ऐसा होगा। बकरी को घास खाएगा, घास को हिरण खाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर के अगर प्रश्न की बात कर लें तो 18 प्रश्न एकदम ईजी है। आपतन दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आपतन दर्पण की जो वक्रता अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की बता दें, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर क्यों? देखिए जो फोकस दूरी है एफ बराबर आर बाई टू होता है ना, याद रखिए फॉर्मूला होता है। या तो बोल सकते हैं कि आर बराबर 2f होता है। आप देखिए अगर बोल रहे हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, दुगनी के बराबर है ना, आर बराबर 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यहाँ पे आपके क्या था कि फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी लिखा हुआ है ना, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो देखिए क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के बता दें आपको मालूम ही होगा कि 2 नियम हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रति बनाता है वह क्या है? तो आपको पता होगा दृष्टि पटल, इसका दूसरा नाम रेटिना है। दृष्टि पटल का इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना, दृष्टि पटल हिंदी वर्ड है, ठीक है ना। तो आपका रेटिना बोलिए या दृष्टि पटल बोलिए, आपका सही जवाब है। मानव के किस आंख पर, नेत्र पर जो प्रतिबिंब जहां बनता है उस स्थान का नाम है रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका क्या है कि एक स्वास्थ्य आंख के दूरबिंदु होता है। एक स्वास्थ्य आंख के दूरबिंदु की बात करें तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। दूरबिंदु अनंत होती है, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी बोला जाए ना तो न्यूनतम दूरी जो होगी 25 सेंटीमीटर होगा। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर होगा, या इस बात को आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए अगला प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न देख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 3 × 10⁻6 जूल, 3 × 10⁻6 जूल आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके सामने है विभवांतर का सही मात्रा क्या है? विभवांतर का सही मात्रा क्या है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, याद, ठीक है। विभवांतर का सही मात्रक आपका होता है वोल्ट, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न का देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? 24 का आपका आंसर फैराडे है। आपका 2 ऑप्शन आगे भी है लेकिन आपका ऑप्शन ए नंबर है फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए फैराडे आपका सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अगला प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं देख सकते हैं आपका ऑप्शन था ना। चलिए तो अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा है? 220 वोल्ट पर विद्युत धारा की 212 वोल्ट पर विद्युत धारा की 220 पर प्रतिवर्ती धारा की 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा? तो बता दें आपको 25 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, हम लोग के घरों में जो धारा प्राप्त होती है जिससे हम यूज करते हैं घरों में, वह प्रतिवर्ती धारा होती है, AC होती है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया 25 का। 26 में की अगर बात कर लें तो 26 में देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो 26 का आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते तो देख सकते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो बता दिया आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही जवाब है, इस बात को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है ना। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो वीडियो लोड करें आपके पास पहुंच जाए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दिश धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, याद रखिएगा डीसी प्राप्त होती है, दिश धारा डीसी डायरेक्ट करंट। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है कि समीकरण CaCO3 का गर्म किया गया, उसमें मिला तो वह टूट गया और CaO प्लस CO2 बन गया। तो इस बात को आप याद रखिए कि यह जो रिएक्शन है कौन सी विक्रिया है, तो देखिए कोई अगर यौगिक टूटता है तो वह जो है बता दें आपको, टूटता है तो वियोजन हो गया, क्या हो गया वियोजन। अगर जुड़ता है दो तत्व अगर तो संयोजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो टूट रहा है ना तो आपका वियोजन अभिक्रिया सही जवाब है। एक यौगिक को गर्म करने पर टूटा, इसलिए आपका वियोजन अभिक्रिया सही जवाब है, इस बात की आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न आपका क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 30 नंबर का सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा CaCO3। CaCO3 आपका सही जवाब है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सही जवाब है CaCO3। अगला प्रश्न की बात कर लें तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है जी, अगला प्रश्न आपके सामने है जी, आप देखिए क्या है, निम्नांकित में कौन लवण है। लवण की अगर पहचाने की बात कर लें तो लवण में आपका SO4 हो जाएगा, जिसके अंत में CO3 रहेगा, SO4 रहेगा, PO4 रहेगा, इससे आपका लवण होता है। देखिए यदि आपका अम्ल है, K2SO4 ये आपका जो है बता दें तो ये आपका लवण है, लेकिन OH रहेगा अंतिम में, है ना, तो ये आपका क्षारक है। लेकिन लवण की बात करें तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया इस वीडियो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 31 नंबर का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लें तो आपका अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान की अगर बात करें तो 32 का आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, आपको ये पता होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। सीसा और टीन आपको बता दें, सीसा टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो 33 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, टाका जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, है ना। सीसा और टीन को मिलेगा तो टाका बनेगा, शोल्डर बनेगा, जी हाँ क्या बनेगा, शोल्डर बनेगा, टाका बनेगा। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, ओ कि इथेनॉल ऑल ओ ए, है ना। इथेनॉल अल्कोहल का OH होता है, इसलिए आपको OH आपका सही जवाब हो गया, है ना। OH आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, इस बात को आप याद रखिएगा। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है OH। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है 35 का अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है मीथेन। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी, जी हाँ क्या बोल रहे हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो बता दें आपको 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, उदग्र है तो वर्ग बोलेंगे, लेकिन छेदी रहेगा तो आवर्त बोलेंगे। आवर्त सारणी के छेदी कतारों को आवर्त कहा जाता है, लेकिन आवर्त सारणी के उदग्र का मतलब सीधा ऐसे, है ना, ऐसे, और छेदी मतलब ऐसे अगर है ना, ऐसे ये जो कतार है इसको बोलते हैं ये क्या आपका आवर्त है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे अगर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा ना तो इसको बोलेंगे हम वर्ग बोलेंगे। उदग्र मतलब ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, है ना, और छेदी मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए अगर अगला प्रश्न की बात कर लें तो इसका करेक्ट आंसर आपका भी 36 का आंसर ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए अगर बात कर लें तो देखिए क्या है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। 37 के अगर आंसर की अगर बात कर लें तो 37 का आंसर यहाँ पे आपका नहीं है। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको बता दें आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं 37 का अगर देखिए, हाँ 37 का अगर आंसर की अगर बात कर लें तो वहाँ पे 37 का क्वेश्चन आपका क्या था, 37 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या था कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो देख सकते हैं अष्टक नियम का प्रतिपादन बता दें आपको, 37 का करेक्ट आंसर आपका डी है, न्यूलैंड्स ने। 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो न्यूलैंड्स है जी, क्या बोले 37 का करेक्ट आंसर आपका न्यूलैंड्स है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड्स ने किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या है
कि देखिए स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। आपका सही जवाब है इनमें से सही। आप सोचिए थोड़ा सा, स्वापोषी कौन हो सकता, पेड़ पौधा होता है जनरली अगर, तो पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा के भोजन के लिए आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पड़ेगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन क्या है, 39 नंबर की बात करें तो आपका सही जवाब एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 40 की अगर बात कर लें तो 40 की अगर बात करें तो देख सकते हैं 40वां प्रश्न क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 4 कोष होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो 4 कोष होते हैं, आपका सही जवाब है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है आपका। इस बात को याद रखिएगा, डायबिटीज होती है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं आपके सामने। इस बात को याद रखिएगा, पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जी हाँ, क्या बोले हैं, पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। अगर बात करें हम तो 42 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, फूलों द्वारा। पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आंसर आपका सी सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगर अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो आपको बता दें इसका सही जवाब 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, केंचुआ। उभयलिंगी जंतु है केंचुआ, जो है कौन जंतु है, उभयलिंगी जंतु। इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न ये सारे हिसाब, इसलिए आई प्रश्न को अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, हमारा 50 क्वेश्चन अब आने ही वाला है, ज़्यादा नहीं है वह, कि उस पौधे का नाम बताइए। उस पौधों का नाम बताइए जी, किसका नाम बताना है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। किस पौधा पर मेंडल ने प्रयोग किया था, तो मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। इस बात को आप याद रखिएगा, मटर के पौधा पर प्रयोग किया और अब मेंडल ने अपना सत्यापन बात को बताया। चलिए अगला है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो और बात कर लें चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है, ऑप्शन आपका जो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, 1970 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जी हाँ, 1970 बोल रहे हैं चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। इस बात, यह तो क्वेश्चन इजी है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में, किस राज्य में किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। 40 का आंसर आपका बी सही जवाब है, इस बात को आप याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 47 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 47वां क्वेश्चन आपकी एग्जाम के कितना इंपॉर्टेंट रख सकता है और एग्जाम में आ भी चुका है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो 47 की अगर बात करें 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका है डार्विन। कौन सा आंसर है, डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखे हैं, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आपका हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो 48 का जो आंसर है हमारा ए है ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, अगर धातु बोलता तो पारा होता, धातु बोलता तो क्या होता पारा, लेकिन अधातु बोला तो ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन आपका सही जवाब है, इस बात को आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न हमारा सेकंड लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है, ईथन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 49 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। अब इसको थोड़ा बता दें, ईथन का सूत्र जो होता है C2H, क्या होता है C2H, इथेन है ना, इथेन तो C2H6 होता है। इथेन का सूत्र क्या होता है C2H6। अगर इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, C के गो है, C है 2 गो, तो ए गो C और 2 C। आप देखिए H के गो था 6 होता, तो ए देखिए 1 H हो गया, 2 H हो गया, 3 H हो गया, 4 H हो गया, 5 H हो गया, 6 H हो गया, तो C2H6 सूत्र होता है। इसका इथेन का सूत्र क्या होता है C2H6 होता है ना। अब इस बात को आप याद रखिए कि यहाँ गिनिए कितने बंधन है, तो 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो बॉन्ड गिनिए 7 बॉन्ड आपका बन रहा है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया, तो 50 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 50 का आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 50 का आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
1883 में न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? तो 1883 में दिया। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। हम इसी तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे। आप 10th क्लास के सभी टॉपिक का वीडियो ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे डालने का, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो आप चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।